नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस साप्ताहिक संस्करण में। आज रविवार है और इस हफ्ते की जो पूरे हफ्ते की जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है या जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो है कि 2024 में क्या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है? जो इस पूरे हफ्ते 1-2 घटनाओं ने ज़ोर पकड़ा है, वो है एक तो पहलवानों का धरना, दूसरा कर्नाटक चुनाव में जो अभी तक ओपिनियन पोल आ रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए अगर हम कर्नाटक चुनाव को देखें तो उसमें शुरू से इस बार लिंगायत समुदाय से कटी हुई है बीजेपी क्योंकि येदियुरप्पा नहीं है भाजपा के साथ और लिंगायत संप्रदाय का जो समुदाय है उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। आज तो एक लिंगायत कुछ उनका एक ऑर्गेनाइजेशन ने लिख के भी दे दिया है कि कांग्रेस को वोट करें हम सब। तो लिंगायत समुदाय जो उनकी 20% के आसपास एक मुश्त वोट बैंक है, वो देखा गया है कि जब-जब बीजेपी के साथ रही है तो इनकी सरकार बनती है, नहीं रही है तो इनकी सरकार नहीं बनती है। तो इस बार मामला उल्टा वही सब ओपिनियन पोल में भी आ रहा है। और उसके बाद ये जो पहलवानों का धरना शुरू हुआ है पिछले 1-2 हफ्ते में अब इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। अगर आप देखें तो अब बाकी जो खाप पंचायत हैं वेस्टर्न यूपी के, कुछ हरियाणा और दिल्ली के, उनका भी समर्थन आने लगा है। विरोधी दलों का समर्थन तो रहेगा ही अगर कुछ सरकार के अगेंस्ट कोई बोलता है तो। और ये संजोगवश कही है या राजनीतिक रूप से भी अगर कुछ लोग इसे देखते हैं तो देखें। लेकिन जैसे कि ठीक 2022 में जो यूपी का चुनाव था उसके 1 डेढ़ साल पहले से किसानों का धरना शुरू हुआ था दिल्ली के बॉर्डर पे और वो प्रमुखतः उसमें सिख और जाट किसान थे। सिख किसानों का उतना प्रभाव उस यूपी इलेक्शन में नहीं पड़ना था, लेकिन जो जाट किसान थे, जो वेस्टर्न यूपी के कम से कम 50 विधानसभा सीट पे इफेक्ट डाल सकते थे। उन्होंने एक बार यूपी के चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। पूर्वांचल में बीजेपी की हवा खराब थी, अगर वेस्टर्न यूपी में भी थोड़ा सा और मामला खराब हो जाता तो जो बीजेपी आज 250 के आसपास है, 312 से गिर के, वो शायद कहीं और नीचे आ जाती और जो 202 की मेजॉरिटी के आसपास मुश्किल से सरकार बनती या कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। तो अगर वैसा होता तो एक हवा बन जाती कि यूपी में 300 से गिर के 210-20 पे आ गए। अब ये समर्थन नहीं है पब्लिक का इनके साथ, तो यूपी से रास्ता आता है दिल्ली का, तो 22 में यूपी गया, 24 में दिल्ली जाएगा और ये एक नैरेटिव सेट हो चुका होता अब तक। लेकिन ठीक ऐन वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा उन्होंने माफ़ी मांग लिया, पीछे हट गए और उससे वो सारा जो सेंटिमेंट था वो मेल्ट हो गया और एक तरह से लोगों ने कहा कि ठीक है माफ़ कर दिया हमने भी आपको, अगर आप माफ़ी मांगते हो, गलती मान के पीछे हटते हो, इस किसान तीनों किसान बिल को वापस लेते हो तो। और वो जो एक वेस्टर्न यूपी में नुकसान होने वाला था वो काफ़ी हद तक बच गया और बीजेपी 250 के ऊपर ही ले आई और 2/3 बहुमत फिर भी आ गया उसे और 2024 की हवा बन गई। लेकिन अब देखिए ठीक 2024 के चुनाव में 1 साल बाकी है और अब फिर जो है एक पहलवानों का ये जो मुद्दा निकल के सामने आया है, इसमें क्या सच्चाई है, नहीं है, ये तो ख़ैर एक अलग बात है, अब हमें इसमें जाना भी नहीं है। लेकिन फिर ये एक तरह से वही जाट समुदाय से रिलेटेड है सारे पहलवान और इसका प्रभाव और कहीं पड़े या ना पड़े, लेकिन हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में ज़रूर पड़ेगा। अब अगर लोकसभा की पिक्चर देखें तो लोकसभा में हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं लोकसभा की और वेस्टर्न यूपी में भी लगभग 10 से 12 सीट आती है लोकसभा की, यानी कि ये जो 20 सीट है इनमें से इस 20 में से लगभग 15-16 जीती होंगी बीजेपी ने। तो हरियाणा में तो 10 में 9 ही जीती थी और वेस्टर्न यूपी की 10 सीटों में या 15 सीटों में लगभग लगभग सारी सीट थी। यानी कि अगर इसमें आधा में नुकसान हो जाता है तो लगभग 10 से 15 सीट का नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को यहाँ हो सकता है, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी मिला के 15 सीट कम से कम। और कुछ हद तक थोड़ा बहुत नुकसान होगा बंगाल में। एक ये भी बात साफ नज़र आ रही है कि पिछले बार जो 18 सीटें लेके आई थी वो शायद आधी हो जाए, यानी 8 से 10 सीट का नुकसान वहाँ भी है, यानी कि 25 सीट तो सीधी तौर पे कम होती नज़र आ रही है। अब इसमें राहत की बात बस एक ही है जिस कारण बीजेपी भी अभी झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, वो ये कि ये जो 25 सीटें कम होती दिख रही हैं प्राइमरली अभी वेस्टर्न यूपी में और अगर किसान ये आंदोलन ये किसानों का धरना लंबा चला तो और हरियाणा में और बंगाल में, तो इन 25 सीटों की भरपाई कुछ हद तक होती हुई दिख रही है महाराष्ट्र और बिहार में। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के हटने के बाद अभी जो वहाँ पे हालात हैं उसमें शिवसेना के अगेंस्ट कुछ सेंटिमेंट है जिसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, तो वहाँ 8 से 9 सीट बढ़ सकती है। और बिहार में अभी नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसका कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है।
पिछली बार 17 सीटें लेके आई थी, इस बार हो सकता है अगर जैसे एंटी इनकम्बेंसी है इसमें और नीतीश कुमार चारों तरफ घूम के ऑपोजिशन को इकट्ठा कर रहा है, जबकि बिहार की अभी कानून व्यवस्था या वहाँ की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बिहार संभलता नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, एक कॉमन सेंटिमेंट सा पब्लिक में वहाँ है। तो कोई बिहार में 5 से 7 सीट बढ़ सकती है और महाराष्ट्र में 7 से 8 सीट बढ़ सकती है, यानी कि इस 25 में लगभग 16-17 सीट की भरपाई यहाँ हो जाएगी। और यूपी में जो नुकसान वेस्टर्न यूपी में होगा जाट किसान के या जाट कम्युनिटी की नाराजगी से, उसका फ़ायदा दूसरी जगह मिल सकता है, क्योंकि इस बार मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पिछली बार दोनों साथ लड़े थे तो बीजेपी को 8-9 सीट का नुकसान हो गया था 2014 के मुकाबले। 272 से घट के 72 सीट से घट के लगभग 62-63 सीट पे आ गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो हो सकता है कि जब चूंकि अलग अलग लड़ेंगे ये लोग, तो फिर वहाँ कुछ 7-8 सीट का फ़ायदा हो जाए, जो कि वेस्टर्न यूपी में जाट किसानों के नाराज़गी से अगर ये स्थिति बनती है, जो पहलवानों का धरना है इस सेंटिमेंट के कारण, तो उसकी भरपाई उस जगह हो जाएगी जहाँ अखिलेश यादव और मायावती अलग अलग लड़ रहे हैं। इस बार महागठबंधन वाला सीन नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी इस बार जो किसान आंदोलन में जितनी वो आशंकित थी, बार बार बुला के बात कर रही थी वो किसान लीडर से, उन्हें मालूम था कि ये वेस्टर्न यूपी खिसका तो यूपी पर असर पड़ेगा, तो एक हवा बन जाएगी कि यूपी से रास्ता दिल्ली का जाता है, 22 में यूपी ख़त्म तो 24 में दिल्ली ख़त्म। उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार काफ़ी झुकती हुई और बात करती नज़र आ रही थी, और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने बिना शर्त माफ़ी मांग के वो पीछे हट गया और वापस ले लिया तीनों कृषि कानून। तो अब 2024 में, अच्छा दूसरा कर्नाटक, जैसा हमने बताया कि जो तमाम बजरंग बली और बजरंग दल वाला मैटर आया, लेकिन ये कुछ खास असर करता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वहाँ लोगों ने इस बार कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। अभी तक जो भी सर्वे ओपिनियन आ रहे हैं, ओपिनियन पोल, लिंगायत समुदाय का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है, तो कर्नाटक हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बने साल के अंत में, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। आपके यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी चुनाव होने हैं, शायद राजस्थान में भी होता है उसी समय। इन तीनों के ऊपर भी ये निर्भर करेगा कि कैसी हवा बनती है। हालांकि 19 में भी ऐसा हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब हार गई थी भाजपा और 19 जीत गई थी। लोकसभा चुनाव अलग होता है, लेकिन तब नेट नेट बात यह है कि अगर ये पहलवानों का मुद्दा ज़्यादा आगे तक खिंचा तो साल भर रह गया, तो ज़रूर इससे 10 से 15 सीट का नुकसान साफ साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि लोकसभा बहुत पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, तो यह है कि 15-20 सीट जो यहाँ से घटेगा वो महाराष्ट्र और बिहार में जो स्थिति है वहाँ बढ़ती हुई सीटें दिख रही हैं इस समय। तो यह हो सकता है कि गवर्नमेंट अब भी चुप बैठी है, ठीक इलेक्शन के पहले माफ़ी मांग के और पीछे हट जाए, इस्तीफा दिलवा दे ब्रजभूषण सिंह का, फिर लोगों में होता है कि चलो सरकार ने हमारी बात मान ली तो हम भी माफ़ कर देते हैं। ये सब पॉलिटिकल डिसीजन है, और जो उस लेवल पर बैठे हैं बहुत ही श्रूड ढंग से वो डिसाइड करते हैं क्या होगा नहीं होगा। मगर एक छोटी सी चिंता की बात ज़रूर है, इलेक्शन के ठीक पहले ऐसा होना और खतरे की घंटी। और हाँ, इस माहौल में फिर नई पार्टियां जैसे एकम सनातन दल वगैरह भी ताल ठोकर है, मैदान में आ रहे हैं, तो कुछ वोट वो भी काट सकते हैं, तो कुछ क्लोज कॉन्टेस्ट में नुकसान हो सकता है। तो इसे एकदम बिल्कुल एक खतरे की घंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है, कुछ नुकसान हो भी सकता है। बट ये है कि फिर 303 सीटें अगर जितना नुकसान है कुछ उसके बदले भरपाई हो गई महाराष्ट्र और बिहार से, तो फिर नेट अगर 8-10 सीट कम भी होती है तब भी 293-294 तक आके जो है टिकेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेजोरिटी के लिए तो 272 ही चाहिए होता है। इसलिए बिल्कुल ऐसी कोई खतरे की घंटी तो नहीं लगती, लेकिन हाँ थोड़ी सी नुकसान की आशंका जरूर है। हालांकि लंबा समय होता है अभी 1 साल पॉलिटिक्स में, जो होगा आगे फिर देखते हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ बातें नहीं पुरानी में। कमेंट बॉक्स में इस चर्चा को लिख के ज़रूर आगे बढ़ाइए कि आपका क्या राय है इस विषय पर। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसका कुछ नुकसान हो सकता है, इसमें सच में कुछ तथ्य है। और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर अगर बेस बढ़ेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा सारी लेटेस्ट न्यूज़ और टॉपिक्स को फॉलो करने का, और उस पर एक न्यूट्रल होकर डिस्कशन करने का। हम किसी की तरफ या किसी अगेंस्ट नहीं बोलते। जो हालांकि सुनने वालों को कई बार लग सकता है कि ये इस तरफ से बोल रहा है, उस तरफ से बोल रहा है, इसके खिलाफ उसके विवरण पर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो बात जो घटना हो रही है सामने, उसकी एक चर्चा हम करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को जो है एक न्यूट्रल व्यू मिले। बस यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।